केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड। कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू, भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया विकास। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने किया जोरदार पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा किया है जवानों का अपमान, राहुल गांधी को दिखाया आईना, कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश पर भी साधा निशाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में हालात का किया जायजा। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3, दूसरी डी बूस्टिंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा लैंडर। चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है लैंडर। फीफा महिला विश्व कप का फाइनल आज, इंग्लैंड और स्पेन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच डबलिन में आज। 3 मैच की सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगा भारत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान में शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, लेकिन भाजपा ने सरकार गठन के बाद राज्य को बीमारू शब्द से मुक्ति दिलाई। हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ध्यान सिर्फ घोटाले करने पर रहा। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले इस 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने गलवान में संघर्ष करने वाले जवानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं और चीन के हाथों प्रोपेगेंडा की मशीन बनते हैं। राहुल गांधी जी, आप गलवान के हमारे सैनिकों के बलिदान और बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं ना। कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने कि चीन को पीछे हटना पड़ा। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो ना आप होमवर्क करते हैं, विदेश नीति आप कितना समझते हैं, इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं? और अब बात मॉनसून की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आफत वाली भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें शिमला सहित मंडी, सोलन, सिरमौर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण पूरे मानसून सीजन में अब तक 338 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान भूस्खलन और बारिश से मरने वालों की संख्या अब 75 हो गई है। राजधानी शिमला के समरहिल इलाके के शिव बावड़ी में हुए राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं।
इस बीच भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए राजधानी शिमला के अनाडेल हेलीपैड पहुंचे। नड्डा और अनुराग ठाकुर ने शिमला में समरहिल शिव मंदिर के पास हुए भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। वहां उन्होंने हालत का जायजा लिया। मन बड़ा द्रवित हुआ है और बहुत ही दुखी हुआ है यह देखकर कि यह त्रासदी किस तरीके से मानवता के लिए और हमारे जनजीवन को इसने अस्त व्यस्त किया है। प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम सब की जो क्षति हुई है उसके प्रति परिवारजन जिनकी क्षति हुई है, हमारी सबकी सहानुभूति है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है। और अब खबर बिहार से। बिहार के बेगूसराय में आज तड़के एक सेवानिवृत्त शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2021 में शिक्षक के बेटे की भी हत्या की गई थी और शिक्षक अपने बेटे के हत्याकांड में गवाह था। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना को लेकर पुलिस की टीम जांच में जुटी है। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब लोग खाना खा रहे थे। फायरिंग होते ही वो अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपते नजर आए। और अब बात चंद्रयान-3 की। भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज तड़के 1:50 पर पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डीबूस्टिंग में चंद्रयान की गति को कम किया गया है। इसरो ने बताया है कि लैंडर मॉड्यूल उम्मीद के मुताबिक सही तरह से काम कर रहा है। लैंडर की इंटरनल जांच होगी और सूरज के उगने तक वह लैंडिंग साइट पर इंतजार करेगा। यहीं से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इस बीच चंद्रमा पर भारत से पहले पहुंचने की कोशिशों में लगे रूस को झटका लगा है। रूस के अंतरिक्षयान में तकनीकी खराबी आ गई है। इसके चलते इसकी कक्षा नहीं बदली जा सकी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने कहा है कि वैज्ञानिक हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। बता दें कि लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था और इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी लैंडर मॉड्यूल के चांद पर लैंड करने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, लैंडिंग के लिए तैयार रहें। चंद्रयान-3 का अंतिम डीबूस्टिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक लैंडर मॉड्यूल कक्षा को 25 किलोमीटर गुणे 134 किलोमीटर तक कम हो गया है। जैसे ही लैंडर मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे।
पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहानिसबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीप को तैयार है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 8 कोच वाली नई ट्रेन को कल ICF से पाड़ी रेलवे फ्लाईओवर तक ट्रैक पर चलाया और परीक्षण किया गया। ये ट्रेन ICF उत्पादन लाइन में 33वीं वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन में हाल ही में निर्मित वंदे भारत कोचों जैसी ही सुविधाएं हैं और इसे नए रंग संयोजन के साथ निर्मित किया गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने गांधीनगर में आयोजित G20 कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई सारी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ जैसी चीजों पर काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय काफी अहम साबित होगा। G20 countries have agreed under India's presidency is to address the access to counter measures, medical counter measures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the Digital Health Initiative. And WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. And I have witnessed here when we visited the Ayushman Bharat Wellness Center how telemedicine can be used to link the health post with a remote hospital and serve people. And we have also some presentations from some countries with good experience in digital technology. So that's another initiative that we launched today, and that will benefit the whole world. और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेखिका अजीत कौर के जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण साहित्य अकादमी ने किया है। इस फिल्म को आज देश के साहित्यकारों और नामचीन हस्तियों के समझ प्रस्तुत किया गया। फिल्म में देश के विभाजन से लेकर अब तक अजीत कौर के जीवन को दर्शाया गया है। दर्शक और आने वाली पीढ़ियां इस फिल्म को निःशुल्क साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि किताबों से कितना कमा लेती हो, क्या इससे अपना घर भी चला लेती हो? अब तो कई किताबें लिख चुकी हो तो रॉयल्टी भी खूब कमाती होगी। ऐसे शब्दों को सुनकर हमेशा मैं रह जाती हूँ मौन और सोचती हूँ कि दुनिया के इन कठोर वचनों ने मुझे दिया बार बार शब्दों को लिखने का मौका, दिया मुझे आम महिला से खास बनने का अवसर। किताबों ने दिया मेरे संघर्ष, मेरे आंसुओं को सम्मान। और तुम पूछते हो किताबों से कितना कमा लेती हो? अपने इन शब्दों को मैंने आज लेखिका अजीत कौर पर बनी साहित्य अकादमी की फिल्म देखकर चरितार्थ होते देखा। एक महिला जिसने अपने लेखन से दुनिया को महिलाओं के लिए सुंदर और सुरक्षित बनाने की ठानी।
लाहौर में जन्मी इस लेखिका ने विभाजन का दर्द भी झेला और साल 1984 में हुए सिख दंगों का भी। हम जश्न मना रहे होते हैं देश की आज़ादी का, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि कोई जिक्र नहीं आता उन लाखों लोगों का जो विभाजन की वजह से मारे गए, देश की आज़ादी की खातिर कुर्बान हो गए, विभाजन की खातिर मारे गए। 1 मिलियन 10 लाख लोग मारे गए पंजाब में, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग दर-बदर हो गए, घरों से बेघर होके भटकने लगे। उनका कहीं जिक्र नहीं होता। जब हम याद करते हैं अपनी अचीवमेंट, अपना जश्न मनाना, तो कम से कम विभाजन के वक़्त शहीद हुए लोगों को याद रखना चाहिए। उनकी बेटी अपर्णा कौर, जो खुद एक सुप्रसिद्ध चित्रकार है, अपनी मां को अपने जीवन की प्रेरणा स्रोत मानती है। मेरी मदर अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि मैंने इतनी हिम्मत, इतना संघर्ष, और उस संघर्ष में से कोई कड़वाहट ना पैदा होना, बल्कि एक अजीब हिम्मत जो मैंने किसी में आज तक नहीं देखी, वो मैंने अपनी मदर में देखी और वो इस फिल्म में दिखाई देती है। साहित्य अकादमी का कहना है कि अजीत कौर जैसी सुप्रसिद्ध लेखिका पर फिल्म बनाना उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ियों को इस महान लेखिका के लेखन और जीवन को उनकी फिल्म से जानने का मौका मिलेगा। साहित्य अकादमी बड़े बड़े लेखकों के ऊपर फिल्म्स बनाती है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, और आज की जो विषय अजीत कौर जी की जो बात है, वो एक बहुत बड़ी पंजाबी लेखिका भी है। वो अपना आप में एक लेखिका ही नहीं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली। वो मतलब बहुत सारे काम किया है, इस उम्र में भी अभी भी कर रही है। 16 नवंबर साल 1934 को लाहौर में जन्मी लेखिका अजीत कौर अब तक 19 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 1 रेखा चित्र, 1 यात्रा संस्मरण और आत्मकथा की 2 पुस्तकें खाना बदोश और कूड़ा कबाड़ा लिख चुकी हैं। वहीं उनकी अनेक कहानियों का भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद और 5 कहानियों पर टेलीफिल्मों का निर्माण भी किया जा चुका है। उनकी रचनाओं में नारी का संघर्ष और उसके प्रति समाज का असंगत दृष्टिकोण रेखांकित होता है। 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत कौर को उनकी आत्मकथा खाना बदोश के लिए दिया गया और 2006 में उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इन शब्दों को चरितार्थ कर दिखाया है लेखिका अजीत कौर जी ने, जिन्हें पद्म अवार्ड और साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साहित्य अकादमी ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया, जिसे आज दर्शकों के बीच दर्शाया गया। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन आलोक के साथ संगीता अग्रवाल, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, यूपीआई ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए यूपीआई ऑटो पे चलेगा। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए 362 श्रद्धालुओं का 41वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के बालतल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। इनमें से 257 पुरुष, 76 महिलाएं, 1 शिशु, 25 साधु और 3 साध्वियां हैं। ये सभी श्रद्धालु बालतल के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। पिछले 50 दिनों में अब तक 4,32,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जो एक रिकॉर्ड है। 62 दिन की यह यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू हुई और 31 अगस्त तक चलेगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें याद किया गया और नमन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आज से केरल में ओणम पर्व की शुरुआत हो गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम का पर्व चिंगम माह में मनाया जाता है। आज से केरलवासी पौराणिक राजा महाबली के प्रतीकात्मक स्वागत के लिए ओणम मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उत्सव की शुरुआत अथापुकलम या फूलों की सजावट से होती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की जलकर मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। ये हादसा पिंडी भटिया के पास हुआ जब डीजल ड्रम ले जा रहा एक पिकअप वैन से टकराने के बाद एक यात्री बस में आग लग गई। बचाव अधिकारियों ने बताया कि 35 से 40 यात्रियों को लेकर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। खबरों के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों के ड्राइवरों की मौत हो गई। पाकिस्तान के केपी के प्रांत में मजदूरों से भरी एक गाड़ी में धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। यह घटना उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुई। शनिवार शाम यह सब मजदूर अपना काम निपटाकर दक्षिणी वजीरिस्तान जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस गाड़ी में 16 लोग सवार थे। ऐसी भी खबरें हैं कि यह मजदूर एक चेक पोस्ट पर काम में लगे थे। पश्चिम अफ्रीका के मुख्य क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल निजर की राजधानी नियामी में निजर के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम से मुलाकात की और जुंटा नेता जनरल अब्दुर्रहमान तियानी के साथ बातचीत की। पश्चिम अफ्रीकी समूह 26 जुलाई के तख्तापलट को पलटने के लिए कूटनीतिक तरीके अपना रहा है। निजर जुंटा नेता अब्दुर हमाने तियानी ने शाम को टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि तख्तापलट के नेता और नाइजीरिया के लोग युद्ध नहीं चाहते हैं और बातचीत के लिए खुले हैं। इस बीच पश्चिम अफ्रीका गुट इकोवास नियामी में 26 जुलाई के तख्तापलट को उलटने के लिए कूटनीतिक तरीके अपना रहा है, जिसमें तियानी और उनके लोगों ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम को उखाड़ फेंका था। तियानी ने आगाह किया है कि निजर जरूरत पड़ने पर अपना बचाव करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जुंटा अपने एजेंडे पर काम कर रहा है और लोकतंत्र में वापस परिवर्तन का परामर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय संवाद शुरू करेगा, जो 3 साल से अधिक नहीं चलना चाहिए। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में पुलिस छापे में मारे गए बच्चों के शव समुद्र तट पर रखे नजर आए। ऐसा कर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिंसा के खिलाफ अपना रोष दिखाया। साथ ही इस महीने की शुरुआत में पुलिस ऑपरेशन में मारे गए 13 साल के किशोर थियागो फ्लोसिनो के रिश्तेदारों ने नामी कोपाकबाना बीच पर मार्च निकालकर न्याय की गुहार की। अगस्त के पहले सप्ताह में साओ पाउलो, रियो दी जेनेरियो और बाहिया लेफ्ट में संयुक्त पुलिस कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। और अब खेल की दुनिया की तरफ रुख कर लेते हैं। भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तान जसप्रीत बुमराह की शानदार वापसी से उत्साहित भारतीय टीम आज मैच में जीत दर्ज करके 3 मैचों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। भारत इसके साथ ही बेहतर मौसम की भी उम्मीद करेगा, जिससे युवा बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। पहले T20 में भारत ने आयरलैंड को बारिश के कारण बाधित मैच में 2 रन से हराया था। डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत को जीत हासिल हुई थी।
और अब बात चेस से जुड़ी हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शनिवार को फिडे विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के पहले गेम में अमेरिका के अनुभवी खिलाड़ी फेबियानो कारुआनो को ड्रॉ पर रोक दिया। 18 साल के प्रज्ञानंदा ने काले मोहरे से खेलते हुए कड़े मुकाबले में 78 चाल के बाद अमेरिका के खिलाड़ी को ड्रॉ पर रोका। प्रज्ञानंदा आज दूसरे दौर का मुकाबला खेलेंगे। और फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज इंग्लैंड का सामना स्पेन के साथ होगा, यानी इस बार दुनिया को नया विश्व चैंपियन मिलेगा। दरअसल ये दोनों ही टीम अब तक विश्व खिताब नहीं जीत पाई हैं। यूरोपीय चैंपियन इंग्लैंड के पास यह इतिहास रचने का दूसरा मौका होगा, जब वह लगभग एक शाम के समय कोई दूसरा बड़ा खिताब अपने नाम करेंगे। गौरतलब है कि विजेता टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में विश्व चैंपियन बनने वाला 5वां अलग देश बन जाएगा। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार, जर्मनी 2 बार, नॉर्वे और जापान एक बार विश्व कप जीत चुके हैं। वहीं स्वीडन ने फीफा महिला विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया है। इस शानदार जीत के बाद टीम ने स्वीडन से चौथी बारी कांस्य पदक हासिल किया है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।